आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी यूं ही आते रहना। रश्मि कुलश्रेष्ठ अलीगढ़ में पैदा हुई, दिल्ली में रहती हैं और एक न्यूज चैनल में काम करती हैं। शुरुआती अक्टूबर की शामें हवाओं के संग करवट बदलती हैं, कभी सर्द कभी हल्की हरारत लिए। आज जरा गुनगुनापन था, जैसे दिन जाते जाते अपना मध्यम ताप सांझ को सौंप गया हो और उसने सहेज ली हो वो सेंक अपनी देह में। कमरे की बड़ी खिड़की पर खड़ी इसी कोसेपन को महसूस करती मैं सड़क के उस पार देख रही थी। लाल रंग के पंडाल को, सड़क किनारे कतार में लगे बल्ब और झंडियों से बनी छाजन को। लाउडस्पीकर पर माता के भजन अभी अभी बंद हुए थे। इस बार भी मोहल्ले में दुर्गा पूजा का पंडाल हमारे घर के सामने लगा था। ऊपर बैनर लगा था, वार्षिक दुर्गा पूजा समिति, पंचरस्ता, सुल्तानपुर। कहाँ गायब हो स्तुति, कब से पुकार रहा हूं। आवाज एकदम करीब से आई। मैंने पलट कर देखा, विभास था, मेरा मंगेतर। चमकीली आंखों से मुझे देखता हुआ, नाराजगी जताते हुए जो मुस्कान होठों पर रह गई थी उसे सहेजता हुआ। विभास और मैं मैट्रिमोनियल साइट से मिले थे। 10 महीने की मुलाकातों के बाद एंगेजमेंट हुई और 2 महीने बाद शादी की तारीख थी। वो अक्सर कहता, तुम जैसी अच्छी लड़की मुझे कैसे मिल गई। और मैं सोच कर रह जाती, अच्छे तो तुम हो विभास, मुझे समझने वाले, जो हूं जैसी हूं उस हाल में अपनाने वाले। जैसे पानी को रंग अपना लेता है, अंधेरे को रोशनी, रोशनी रंग जैसा वो और मैं अंधेरे और पानी सी। हफ्ते की एक मुलाकात और दिन की मिनटों वाली बात में वो इतना जान गया था कि मेरी आवाज़ सुनकर भांप लेता कि मैं कब खुश हूँ, कब परेशान, कब दुखी। आज भी इसीलिए चला आया और तब से यहीं था। देखो फिर गायब हो गई तुम। उसने मेरी आंखों के आगे चुटकी बजाई। मैं चौंक गई। यहीं तो खड़ी हूँ, कब से वो दुर्गा पूजा पंडाल देख रही हूँ, कहकर मैंने खिड़की के पल्ले पूरे खोले और अपनी कुर्ती की मुड़ी बाजुएं खोलने लगी। वो मुझे देख रहा था कुरेदती नजरों से। मैं इधर उधर देखने लगी, बचने लगी उसकी आंखों की मौन पड़ताल से। यूं भटकने से क्या फायदा स्तुति, पूछते हुए उसने आहिस्ता से मेरी बाह थामी और बेड की आराम कुर्सी पर बैठा दिया। बोला, जब मन में आया तो मिल आओ ना उनसे, इतना सोचकर क्यों परेशान हो रही हो। कहकर मैंने फिर उसकी बात टाल दी। कैसे उसे बताती कि दोराहे पर खड़ा मन आसानी से नहीं बढ़ता। एक मन कहता है कि मिल लाऊं, उनको बता दूं कि मैं शादी करने जा रही हूं, और दूसरा रोकता है और मैं रुक जाती हूं। सोचती हूं कि मैं क्यों जाऊं, किसके लिए, और वो लोग कौन थे मेरे, या अब कौन है। मेरे पति अमित के माँ पापा, मेरे सास ससुर, जिनसे मेरा बहू का रिश्ता ही नहीं जुड़ा, और अमित की मौत के बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं बाकी रही। सारी बातें जानता था विभास, मैंने खुद बताई थी। इसीलिए चाहता था कि मैं अमित के माँ पापा से मिलने जाऊं। मुलाकात तो उन रिश्तों में होती है जिनमें मोहब्बत हो, लगाव हो। जो रिश्ते कभी प्यार न चख पाए उनमें मुलाकात कैसी। तो चुप क्यों हो, बोलो ना, उसने टोका। मुझे किसी से नहीं मिलना विभास, मन की हाँ को कोने में धकेलते हुए मैंने कहा और कुर्सी से उठ गई। कुर्सी झूलती रही, मन फिर त्रिशंकु होने लगा था। ये झूलता हुआ मन कहीं पहुंचना चाहता है क्या, या कहीं लौटना चाहता है, मुझे नहीं मालूम। मैं जानती थी तो बस इतना कि हर तरफ से ये उलझन छुड़ाकर मुझे विभास के साथ बढ़ना था। उसको गए 15 मिनट बीत गए थे। मैं अब भी उसी कमरे में उन्हीं बातों में उलझी, उसी खिड़की के पार निहार रही थी। सड़क के किनारे मेला लगने लगा था। बच्चे हवा वाले गुब्बारों को उचक उचक कर छू रहे थे। धनुष बाण वाली दुकान पर बच्चों के पापा कमान खींच खींच कर देखते कि कमजोर तो नहीं। दर्शन करते लोगों की कतार बढ़ने लगी थी। उन सब के बीच से गुजरता मेरा मन चला जा रहा था 5 साल दूर उस कैफे में जहां मैं अमित को देख रही थी, खुद को देख रही थी, उसके सामने बैठे मन की धुकधुकी संभालते हुए। वो एक हाथ में मेरी उंगलियां और दूसरे में अंगूठी पकड़े था।
अपनी कंचई आंखों से मुझको देखते हुए कह रहा था, मैरी मी स्तुति। और मैं सोच रही थी कि क्या कहूँ। उसके माँ बाप ने अलग बिरादरी की होने की वजह से मुझको खारिज कर दिया था, ये जानते हुए भी हाँ कह दूँ। उसके माँ बाप को नाराज करके जिंदगी की नई शुरुआत करूँ या फिर मना करके तोड़ दूँ उसका दिल। अमित, आर यू श्योर हमें ये करना चाहिए? मैंने वो मनाही याद दिलाने की कोशिश की। वो जरा उचक कर आगे की ओर झुका और मेरी आंखों में झांकते हुए बोला, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता स्तुति, तुम जरूरी हो मेरे लिए, और औलाद की खुशी उनको रास आने लगेगी, ट्रस्ट मी। यकीन कर लिया था मैंने। 4 दोस्तों की गवाही में कोर्ट मैरिज कर ली थी। रजिस्ट्रार ऑफिस में जब नाम जुड़ते देखा तो आंखें भर आईं। ऐसी शादी का तो सपना भी नहीं देखा था मैंने। मेरे पापा साथ थे, आशीर्वाद देके विदा किया उन्होंने, लेकिन विदा करके ले जाने वालों में सिर्फ अमित था। मेरे मन में डर था। हम जैसी किसी न किसी कारण से स्वीकार न की जाने वाली लड़कियों के सामने ये डर अक्सर रहता है कि जिस घर वो जा रही हैं वो घर उनका बन पाएगा, पसंद की चुनी बहू की जगह वो कभी ले पाएंगी। मैंने यही सवाल अमित से पूछा तो उसने मुख्तसर सा जवाब दिया, टाइम लग सकता है। टैक्सी अमित के घर के आगे रुकी। दिल हौल गया। डर से उंगलियां ठंडी पड़ने लगीं। पिछला गेट खोलकर अमित ने हथेली थामी तो जरा संभल मिला। उसने फोन करके बता दिया था, शायद इसलिए दरवाजा खुला मिला, लेकिन इंतजार करती एक जोड़ी ममता भरी आंखें न दिखीं। चौखट के उस पार कोई लड़की थी, कोई पड़ोस की लड़की। अक्षत, रोली, फूल और दीपक से सजी थाली थामे। मेरी नजरों में दीपक की वो कतरा भर रोशनी चुभने लगी। मन भाप बनकर आंखों में तैरने लगा। तभी दरवाजे पर जोर से भड़बड़ाहट हुई। मैं अतीत से वापस उसी कमरे में आ गई थी। आंखों का उफान तो पीछे छूट गया, लेकिन गले में नमक की डली अटकी हुई लगी। मैंने दरवाजा खोला। प्रसाद का चंदा जुटाने वाले बच्चों का झुंड खड़ा था। मैंने उनकी हथेली पर रुपए रख दिए और वो खुश हो गए। काश जिंदगी मेरी हथेली पर सुकून के सिक्के धर देती, ये बेचैनी तर देती। चुटकी भर खुशी कैसे गुलाबी रंग चेहरे पर बिखेर देती है। मैं उन बच्चों के चेहरे पर वही रंगत देख रही थी। अब तक मिले चंदे का हिसाब लगाते हुए जाते एक बच्चे ने पलट कर कहा, दीदी प्रेम से बोलो। तो मैंने भी मुस्कुराकर जय माता दी जोड़ दिया। त्योहारों की तासीर ही कुछ ऐसी होती है कि दुख में खुशियों की मिलावट कर जाए। मैं दरवाजा बंद करके दीवान पर आकर बैठ गई। कुशन जिस पर विभास की उंगलियों के दबे निशान बने थे, उन्हीं पर अपनी उंगलियां रखते हुए सर टिका लिया। आंखें यादों की टेक लगाने लगीं। घर में आई नई बहू यानी मुझे छत पर बने 2 कमरों का घर दिया गया था। बाहर वाले कमरे में पुराने फर्नीचर का ढेर लगा था। 3 टांग वाली मेज, घुना हुआ पलंग और रसोई में पुराने चीकट बर्तन। मैं उन्हें देखती हुई अमित की आवाज सुन रही थी, गुस्से भरी आवाज। वो नीचे था। हाँ तो ठीक है, ना उसको बहू मानिए और ना मुझको बेटा। मुझे तो लगा था कि शायद मेरी खुशी के लिए आप लोग पिघल जाओगे, लेकिन नहीं। अगली ऊंची आवाज ससुर जी की थी और एकदम तेज। तूने हमारे लिए कुछ किया कभी? देख कैसे बात कर रहा मुझसे। सुन रही हो ना तुम, तुम्हारे लाल की ठिठाई। मैं अपना मोबाइल ढूंढने लगी। थरथराते हाथों से अमित का नंबर डायल करने लगी। उसे वहां नहीं रुकने देना था, चुप कराना था। नीचे जा नहीं सकती थी, उसे आवाज लगा नहीं सकती थी। घंटी जा रही थी लेकिन वो बार बार फोन काट देता। हेलो, प्लीज ऊपर आ जाओ ना। इस दफा मैंने फोन उठते ही कहा। वो थोड़ी देर बाद आ गया, लेकिन एक खुश्की निचली सीढ़ियों से हमारी दहलीज तक बिछ गई थी। मैं नीचे जाने की, उनसे मिलने जुलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। हर सुबह मुंडेर पर खड़ी, आंगन में बने तुलसी के चौरे के पास खड़ी, धूप दीप करती अपनी सास को देखती, ससुर जी का सधी आवाज में अखबार पढ़ना सुनती। उसी मुंडेर से मैंने ये भी देखा कि आस पड़ोस वाली महिलाएं कैसे अपनी परेशानियां लाती और सासू माँ उन्हें कोई सीख, कोई सलाह देती और वो सब सुकून लेकर वापस चली जाती। शादी से पहले अमित ने बताया था कि माँ बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हैं और उनकी सलाहकार हैं। वहाँ भी लोगों की मदद करती होंगी, दर्द समझती होंगी,
फिर मेरी तकलीफ अब तक क्यों बाकी थी? इसी मुंडेर पर टिकी मैं एक रोज आंगन में बैठे पंडितों को श्राद्ध भोज कराते उन्हें देख रही थी। सास अकेले दौड़ते भागते थकने लगी थी। इस बार पूड़ियां परोस कर जाते वक्त उनकी सांस हल्की फूल गई और वो दीवार से टिककर खड़ी हो गई। मैं देख रही थी, उनके भीतर को भिजे होंठ, तेज चलती धौंकनी। बिन सोचे मैं पहली दफा सीधे नीचे चली आई। लाइए मैं करती हूँ, आप बैठिए। मैंने उनके हाथ से पूड़ियों का थाल लेने की कोशिश की, लेकिन ससुर जी की खांसी सुनकर उनकी उंगलियां थाल पर कस गईं। तुम रहने दो। बुदबुदाकर उन्होंने थाल खींचा और तेजी से चली गईं। मैं दौड़कर ऊपर चली गई। जी किया आंगन की उसी मुंडेर पर खड़ी कागा की तरह गुहार लगाकर पूछूं कि मैंने क्या किया, क्यों ये रूखा व्यवहार। जी किया कि रो लूं जी भर, लेकिन मन में अब भी चिपके थे उम्मीद के ये चंद शब्द के सब ठीक हो जाएगा। यादों की मुंडेर पर बढ़ता मन थमना नहीं जानता, फलांगता रहता है, बीनता रहता है एक ही आकार के मन के। मैंने सारे चटखे हुए चुने। वो शारदीय नवरात्रि वाले दिन थे। नीचे से कपूर लौंग की महक घुमड़कर ऊपर आ रही थी। साथ में सासू माँ ससुर जी की आरती की आवाज आने लगी। मैं भी रसोई में मखाने मूंगफली भूनते हुए गुनगुनाने लगी। फिर आवाज बंद हुई तो गैस की लौ मध्यम करके नीचे चली आई। नहीं, एकदम नीचे नहीं, बस बीच की सीढ़ियों तक। सामने वाले कमरे में दरवाजे की ओर दोनों पीठ करके बैठे थे। वहीं शायद पूजा घर होगा, मैंने देखा नहीं था। सुनो, दूध फट गया है, चाय चढ़ाती हूँ, तुम बाजार से दूध ले आओ। कहते हुए सासू माँ कमरे से निकल रही थी कि मुझे देखकर रुक गईं। कुछ बोली नहीं। बोलना चाहती थी क्या? कौन जाने। वैसे भी नाराजगी से शुरू हुआ रिश्ता लंबी उम्र तक मौन होता है। मैं भी कहाँ कुछ बोल पाई थी। ऊपर से ले आऊं दूध, चाय बना लाऊं, मूंगफली मखाने भूने ले आऊं क्या? ये सब मन में सोच कर रह गई। बोलने की हिम्मत नहीं हुई। 8 महीने हो गए थे इस घर में आए, लेकिन अजनबी ही थे हम। नहीं, गैर, यही शब्द ठीक था हमारे लिए। ऐसा नहीं था कि कोशिशें नहीं की थी मैंने। पहली दफा जब खीर बनाकर अमित के हाथों भिजवाई तो उन्होंने वो काम वाली को दे दी। उनको सर्दी हुई, काढ़ा भिजवाया तो नाली में बहता पाया। खींचता था अमित अक्सर। वो लोग तुम्हें पूछते हैं क्या? कभी हालचाल लिया उन्होंने? तुम भी छोड़ो ना उन्हें। अमित की बातों में मुझे उसकी तड़प दिखती, दुख होता कि मेरी वजह से वो भी दूर हो गया उनसे। कभी जाहिर नहीं किया अपने माँ बाप से, लेकिन खलिश होती होगी ना उसके भी मन में। उस रोज अमित का जन्मदिन था। सुबह सुबह तैयार होकर हम दोनों नीचे चले गए। मैंने ही जिद की थी, सोचा कि कम से कम आज वो निराश नहीं करेंगे। उसे आशीर्वाद देकर शायद मेरे सर पे भी हाथ फेर दें। हम उनके कमरे में थे। ससुर जी पलंग पर कागज बिखराए काम कर रहे थे और सासू माँ वहीं मचिया पर बैठी चावल बीन रही थी। जन्मदिन है मेरा, आज लड्डू प्रसाद नहीं मिला तो मुझे लगा भूल गए क्या? कहते हुए अमित ने पांव छू लिए। हाँ, जन्मदिन मुबारक हो, खुश रहो खुश रहो। एक नज़र देखकर ससुर जी वापस काम में जुट गए। हाँ, माँ ने बढ़कर ज़रूर सर थपथपा दिया। मैं वो थपथपाहट अपने तक आने का इंतज़ार करती रही, लेकिन वो पलट गई। अमित ने मुझे देखा, मैंने नज़रें फेर ली। टूटकर रोने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन उसके उस खास दिन को ख़राब नहीं करना चाहती थी। मेरी वजह से तुम भी दूर हो गए हो ना माँ पापा से? मैंने बाहर निकलते ही पूछा। तुम टेंशन क्यों लेती हो? मुझे देखो, मैं कूल हूँ। मेरे लिए ये ज़रूरी है कि तुम साथ हो, हम साथ हैं। कहते हुए उसने मुझे ज़रा अपनी ओर झुकाया और माथे के कोने पर होंठ धर दिए। तभी पंडाल में बजते लाउडस्पीकर की तेज़ आवाज़ से मैं चौंकी। उंगलियां माथे पर छोड़ी अमित की याद टटोल रही थीं और वहीं कहीं उसी के ठीक आसपास कुछ दिन पहले विभास की दी हुई मीठी मुहर भी महसूस हुई मुझे। बाहर से झाल मंजीरों की आवाज आ रही थी। बीच बीच में जयकारे गूंज उठते। बचपन में जब पापा के साथ जाती तो मेरी आवाज़ सबसे ऊंची होती थी और इलायची दाने का प्रसाद जब हथेली पर मिलता तो उससे बढ़िया मिठाई कोई नहीं लगती। शायद तब मन आसानी से खुश होता था और अब कोशिशें करनी पड़ती हैं। थोड़ी देर बाद ये आवाज़ बेचैन करने लगी।
मैंने उठकर खिड़की के पल्ले बंद किए, लेकिन एक टुकड़ा न जाने कैसे कमरे में आ गया और मेरा हाथ पकड़कर ले जाने लगा वापस। यही वक्त था वो भी, नवरात्रि की सप्तमी। शहर भर के पंडालों में नेत्र पूजन हो चुका था, मूर्तियों के दर्शन शुरू हो गए थे। उस रोज हम भी जा रहे थे। अमित लाइट पंखे बंद कर रहा था और मैं साड़ी संभालती सीढ़ियों से उतर रही थी। वहीं बारामदे में चारपाई पर सास ससुर बैठे थे। स्टूल पर 2 कप रखे थे और खाली प्लेट भी। मैंने गर्दन जरा झुकाकर नमस्ते की और हिचकते हुए पूछा, हम दुर्गा पूजा देखने जा रहे, आप लोग भी चलिए ना। क्यों? ससुर जी की रौबीली आवाज से मैं कांप गई। हमारे जाने या ना जाने से फर्क पड़ता है क्या? साल होने को आया, कोई फर्क पड़ा क्या तुमको? उनकी बातें कंकड़ सी चुभी। इतनी चिढ़? सारे आंसू समेटते हुए मैं तेजी से सीढ़ियां चढ़ती चली गई। अमित मुझे पुकारता रह गया, लेकिन मैं नहीं रुकी। नाराजगियां दिल पर दाग सी चिपक जाती हैं। जतन करो, मलहम लगाओ, हटती ही नहीं। उनके मन में यही दाग होगा जो हौले हौले इतना बड़ा हो गया कि कोई जगह बाकी नहीं रही। अमित के मन में, उस घर में मेरी जो जगह थी, वो वक्त छीनने की तैयारी कर रहा था। उस सुबह अमित ऑफिस के लिए निकल चुका था और मैं पास के बाजार से राशन ले रही थी कि तभी मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आई। मैंने झुंझलाकर फोन काटा। कई दफा रिंग हुई तो मैंने कॉल रिसीव की। हेलो, कौन? मैंने पूछा। उधर कोई अजनबी था जो अमित के एक्सीडेंट की बात कर रहा था। मैं कुछ पूछ नहीं पाई, उसकी कही कोई बात नहीं सुनी, बस बदहवास सी अस्पताल की तरफ भागी। कॉरिडोर से गुजरते हुए दिल सिकुड़ता जा रहा था। लबों पर दुआएं तेज होती रहीं और जब अमित के पास पहुंची तो सब कुछ बर्फ सा जम गया। उसकी ठंडी निर्जीव देह सा, उसके तलवों पर हथेली कसते हुए, उसके जाने पर यकीन करते हुए मैंने ससुर जी को खबर की। आधे घंटे में वो दोनों हॉस्पिटल में थे, सीढ़ियों पर बैठे एक दूसरे के कंधे भिगोते। मेरा मन हुआ कि चुप करा लूं उन्हें, अपना दर्द समेट कर उनके आंसू पोंछ दूं, लेकिन खामोश रही। औलाद का जाना किस्मत की सबसे बड़ी लूट होती है। उनकी भी थी। अमित था तो कम से कम नाराजगी का रिश्ता था ना बाप बेटे के बीच। शिकायत की डोरियां थीं माँ बेटे के बीच। अब सब खत्म। मेरे लिए भी कुछ नहीं बचा था यहाँ। मेरी माँ बार बार वापस बुलाने लगी थी और एक रोज मैंने उनकी बात मान ली। चौखट पर मेरा सामान रखा था। मेरी माँ बाहर ऑटो में थी। सास ससुर आंगन में खड़े थे, चुपचाप, किसी ठूंठ की तरह। चलती हूँ कहते हुए मैंने वो दहलीज पार की थी और जाते हुए मुड़ मुड़ कर देखती रही थी वो चौखट, वो मुंडेर, वो घर। पुरानी तकलीफें हर याद के साथ ताजा हो जाती हैं। मुझे भी लगा जैसे अमित को आखिरी बार अभी देखा, कि वो दहलीज बस अभी छोड़ के आई थी। सुबह के 4 बज गए थे। हवा का कोई झोंका खिड़की खोल गया था। मैं खिड़की के पास आ गई। पंडाल का पर्दा फड़फड़ाते देखने लगी कि तभी कुछ चुभा आंखों में, कोई तिनका। पलकें रगड़ी तो गड़ने लगा। ये चुभन कितना तड़पाती है ना। विभास कहता है, तुम्हें जब अपनी चुभन की वजह मालूम है तो उपाय करो, मिल लो ना अमित के माँ पापा से। मुझे माननी चाहिए उसकी बात। मान लेनी चाहिए। वेटिंग आउटसाइड। अगली शाम ठीक 6 बजे विभास का मैसेज आया। मैंने बुलाया था उसे, पूछा था अमित के घर चलोगे, और उसने हाँ कहा। मैं चाहती थी कि अमित के माँ पापा भी मिले उससे। अंधेरी सड़क पर रोशनी की लड़ियां चमक रही थीं। हर तरफ सजावट, ढेरों पंडाल, वैष्णो देवी की गुफा, माँ दुर्गा की मूर्ति। रेलवे कॉलोनी में महाकाली की प्रतिमा थी और शास्त्री नगर में माँ सरस्वती का पंडाल। जगह जगह भजन गूंज रहे थे, प्रसाद मट रहा था। दर्शन करते हुए हम एक गली के मुहाने पर पहुंचे तो मेरे कदम मध्यम पड़ने लगे। विभास ने मेरी कलाई थामी। मैं फिर उसी घर के सामने थी। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए वापस लौटी थी उसी चौखट पर। दरवाजा खुला था। सासू माँ तुलसी पर रखे दीपक में घी डाल रही थीं। वहीं चारपाई के बगल वाली कुर्सी पर बैठे ससुर जी आगे पीछे झूलते हुए बुदबुदा रहे थे।
मैंने ना दस्तक दी ना इजाजत मांगी, सीधे भीतर चली आई। कैसे हैं आप दोनों? मैंने पूछा। कमजोर हो गए थे वो, पुरानी इमारत जैसे दरके हुए। उन्होंने चुपचाप मुझे देखा, फिर विभास को और चारपाई पर बैठने का इशारा कर दिया। अरसे बाद मैं इस आंगन में थी, फीकी दीवारें देखती हुई चारपाई का जूट कुरेद रही थी, बेचैन हो रही थी। ये विभास है, 2 महीने में हमारी शादी है, मैंने कहा। बेचैनी थम गई। सासू माँ एक टक मुझे देखने लगी। ससुर जी की बुदबुदाहट और उनका झूलना भी रुक गया। मैं उठकर सासू माँ के करीब आई, उन्हें बैठाकर सामने घुटनों के बल बैठ गई। माँ, अमित आपकी बहुत बातें करता था, मैंने कहा। बताता था कि आप सबके दर्द, सबकी तकलीफ समझती हैं। कहता था कि मुझे भी समझेंगी, अपना लेंगी, लेकिन आप नाराज रहीं। बल्कि आप दोनों, इस नाराजगी से कुछ नहीं मिला। हमने अपने सुख कम करके दुख बढ़ा लिए, है ना? पूछते हुए मैंने ससुर जी को देखा। बेंत की मूठ पर वो उंगलियां रगड़ रहे थे। सासू माँ की झुकी आंखों से डबडबाता पानी झूलने लगा। वो अपनाए ना जाने की तकलीफ अब भी चुभती है माँ, उसे दूर कर दें, मेरे सर पे हाथ रख दें, बहू न सही बेटी समझकर। कहते हुए मेरी आवाज रुंध गई। सासू माँ ने हौले से मेरा सर थपकाया और फिर उठकर सामने कमरे में चली गई। भीतर माता की चौकी लगी थी, कलश के ऊपर अखंड दीप जल रहा था। उन्होंने पहले अलमारी खोली, फिर मंदिर से कुछ उठाकर बाहर आ गईं। मेरी हथेली थामते हुए उस पर सिंदूर की डिब्बी और एक पुरानी सोने की चेन रख दी। खुश रहना मेरी बच्ची, कहकर उन्होंने मुझे सीने से भींच लिया। मैं चिपकी रही देर तक, मन के जमाव का पिघलना महसूस करती रही। सामने बैठे ससुर जी हमें देख रहे थे। मैंने देखा तो नजरें घुमा ली। झूलती खाल के पीछे गले की हलचल छुपाते हुए विभास का सर थपथपा दिया। चलते हैं, कहते हुए हमने देहरी के बाहर कदम रखा कि कानों में 3 शब्द गूंजे। आते रहना बेटा। ये दुनिया के शायद दूसरे सबसे खूबसूरत 3 शब्द थे जिन्हें मैं हमेशा संग रखने वाली थी। बस इतनी सी थी ये कहानी। और चलते चलते अपने उन साथियों के नाम भी तो बता दूं जिनकी वजह से ये शो आप तक पहुंचा पाते हैं हम। इस शो की प्रोड्यूसर हैं कंटेंट प्रोजेक्ट और मंडली की साइड से अनुलता राज नायर, और इसकी साउंड डिजाइन करते हैं हमारे ऑडियो इंजीनियर शिवम मिश्रा। ये है यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 6।